हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक से स्टार्ट करें। मैं विकास गुप्ता महादेव की नगरी काशी से आप सभी को न्यू ईयर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को इस 2026 में सफलताएं मिलें और आप सभी सफलता की उच्च से अधिक सफलताएं प्राप्त करें और अपने जीवन में उन सभी उद्देश्य को पाने में सफल हों जो आप चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज न्यू ईयर में अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था हिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें कि हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 टॉपिक को कवर किया था। आज हम अपनी इस क्लास में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के कुछ टॉपिक्स जो और टॉपिक्स बचे हैं उसे भी कवर करेंगे, जिससे कि हमारा जो इतिहास का जो टॉपिक है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या वो थीम्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं उन्हें कवर कर ले, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं इस साल बोर्ड में, उसमें हमारा एक भी नंबर इधर से उधर न जाए। बच्चों, अगर आप क्लास 10th हिस्ट्री में सिर्फ डेफिनेशन रट रहे हो तो ये वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, डायरेक्ट फेल होने के जैसा होगा। क्योंकि आज के जो सवाल हैं वो डायरेक्ट नहीं बल्कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए एंड तक बने रहिए। मैं बताऊंगा 1 लाइन जो एग्जामिनर ढूंढता है आपके एग्ज़ाम के आंसर शीट में, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, कि व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या सत्य बल, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना या फिर अपने सच्चाई की ताकत। और ये जो सिद्धांत है ये अहिंसक विरोध की पद्धति है। ये एक ऐसा थियोरी है जो नॉन वायलेंस का है और इसे महात्मा गांधी ने विकसित किया, डेवलप किया हुआ है। इसका सिद्धांत ये है कि जो सत्याग्रह का सिद्धांत वो ये कहता है कि अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है तो विरोधी के विवेक को अहिंसा और आत्मपीड़ा के बल पर जगाना चाहिए, न कि उसे शारीरिक बल से पराजित करना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो विरोध है या जिस चीज़ के लिए हम विरोध कर रहे हैं वो उद्देश्य सही है, तो हमें अपने दिमाग को अहिंसा, नॉन वायलेंस और आत्मपीड़ा के बल पे जगाना चाहिए, न कि उससे शारीरिक बल यानी कि लड़ झगड़ के, मार पिटाई करके, काट चीर के नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखो, बात अगर की जाए तो 90% जो बच्चे होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ ट्रस्ट एंड अहिंसा जैसे वर्ड्स को लिख देते हैं और फुल मार्क्स उनसे छूट जाता है। मगर हमें करना क्या था, मैंने आपको बताया ना कि सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना है, सत्य बल है। और ये सिद्धांत महात्मा गांधी ने अहिंसक विरोध की पद्धति है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है सत्य है, तो विरोधी के विवेक को अहिंसा और आत्मपीड़ा के बल पर जगाना चाहिए, न कि उसे शारीरिक बल से पराजित करना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि इंस्टेंट ऑफ ट्रुथ एंड ट्रस्ट फोर्स it's a non-violence method of protest developed by Mahatma Gandhi. The principle is that if the object is true, the oppressor's conscience must be awakened through non-violence and self-suffering rather than being defeated by physical force. यानी कि अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है, हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोध कर रहे हैं अगर वो सही है, तो हमें नॉन वायलेंस तरीके से उस चीज़ को पाने के लिए विरोध करना चाहिए, न कि अपने आप को फिजिकल फोर्स के ज़रिए, यानी कि खुद की शारीरिक प्रताड़ना को देते हुए उसे प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दूँ कि इसे 1 लाइन में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो सत्याग्रह वह अहिंसक सत्याग्रह संघर्ष है जिसमें सत्य और आत्मपीड़ा के बल पर विरोधी के विवेक का जगाए जाना है, ठीक है। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो, इस लाइन को शॉर्ट करके, तो सत्याग्रह वह अहिंसक संघर्ष है जिसमें सत्य और आत्मपीड़ा के बल पर विरोधी के विवेक को जगाया जाता है, ठीक है। अगर ये लाइन लिखोगे
तो ये लाइन तुम्हें पूरे मार्क्स भी दिला सकती है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म की भावना के उदय के कौन कौन से कारण थे, इनकी डिटेल में हमें चर्चा करनी होगी। तो बेटा अब बता दूं कि अगर आपने कारण पैराग्राफ में लिखा, ठीक है, तो एग्जामिनर सीधे सीधे 2 से 3 नंबर काट देता है। ठीक है, अब आपने देख रहे हो कि मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक सवाल कैसे बन रहे हैं उसको लिखा, और देन हर एक टॉपिक के अंदर हेडिंग तो है मगर हेडिंग पैराग्राफ वाइज नहीं लिखा है। हाँ, और हाँ एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने कहीं पे भी नंबरिंग नहीं की हुई है ना, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि याद रखना कि अगर आप पॉइंट और हेडिंग दोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर हेडिंग लिख रहे हो, पॉइंट्स में लिख रहे हो हेडिंग्स, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आप इसे ही चाहो तो और भी डिस्कस कर सकते हो। कैसे? तो देखो पहला कारण क्या है, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, संचार और परिवहन का विकास, भारतीय साहित्य और प्रेस का इतिहास का योगदान, नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि जब ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ थी, यानी कि भू राजस्व और आर्थिक शोषण ने किसानों और व्यापारियों को एकजुट किया। मतलब कि ये जो मेन कारण था कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ, मतलब कि जो ज़मींदारी थी, ठीक है, जो आर्थिक शोषण था, ये इतने चरम सीमा पे था कि इसने किसानों को, फार्मर्स को और मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन को यानी व्यापारियों को एक साथ कर दिया। ठीक है, इस राष्ट्रीयता को उदय के किरण। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका इफेक्ट, जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचारों से शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। मतलब कि जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका प्रभाव ये पड़ा कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचारों से शिक्षित वर्ग का उदय होना शुरू हो गया। देन संचार और परिवहन का विकास, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, इसने भी राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने में, उसको और उसको और राइज अप करने में बहुत हेल्प किया, जिसमें कि रेल और डाक व्यवस्था ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से जोड़ा। यानी कि जहाँ जहाँ पर विद्रोह हो रहे थे, तो अगर संचार है यानी कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ की न्यूज़ वहाँ पहुँच रही है, अलग अलग जगहों पर न्यूज़ पहुँच रही है कि इस जगह पे फला जगह पे विद्रोह हुआ, इतने ये सफल हुए नहीं हुए। मतलब कि विद्रोह की जो भी सिचुएशन थी या जो स्टेटस था, वो सब चीज़ें सबके सामने पहुँची थी। और ट्रांसपोर्ट ने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना आसान हो गया। ठीक है, फिर भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर, प्रेस और इतिहास का योगदान। इंडियन लिटरेचर यानी कि देशभक्त। देखो बेटा यहाँ पे आती बात तुम्हारे कि आखिरकार कैसे कि आखिरकार किस तरीके से जो इंडियन लिटरेचर है, कि जो इंडियन लिटरेचर, एक मिनट, कि जो इंडियन लिटरेचर है उसने कैसे किया, प्रेस ने कैसे योगदान दिया, इतिहास ने कैसे दिया। तो देशभक्ति जगाने वाले साहित्य जैसे वंदे मातरम, समाचार पत्रों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। यानी कि अगर भारतीय साहित्य की बात करें, जो इंडियन लिटरेचर है, ठीक है, तो देशभक्ति यानी कि पैट्रियोटिक जो भावना है उसको जगाने के लिए जो साहित्य है वंदे मातरम, उसने लोगों को मतलब मोटिवेट किया। समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसने ब्रिटिश पॉलिसीज़ की आलोचनाएँ की। ठीक है, नस्लीय भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किए गए भेदभाव ने संगठित विरोध को बढ़ावा दिया, जैसे इल्बर्ट बिल का विवाद। यानी कि जो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ काले गोरे का, या अंग्रेज़ है तो उसको अधिक प्रिविलेज, हिंदुस्तानी है तो उसे कम प्रिविलेज, जैसे उनकी जो पॉलिसीज, जो उनका बर्ताव था उसको और भी मतलब इसमें आग में घी का काम किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
ठीक है। तो एक साझा राजनीतिक मंच का निर्माण है। उस समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। तो तो repressive policies of British rule, impact of Western education, development of communication and transport, contribution of Indian literature, press and history, racial discrimination and establishment of Indian National Congress 1885। ठीक है, तो ये दिख रहा। अब बेटा अब चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर एक शॉर्ट नोट लिखें। अब यहाँ पे कहता है कि इस बारे में यहाँ से जो सवाल बनता है कभी कभी आप देखोगे तो होता क्या है कि इस जगह से सवाल बनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, कि महात्मा गांधी ने या भारतीय जनता ने या किसी अन्य महापुरुष ने या जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे क्यों किया, विस्तार से व्याख्या करें। शॉर्ट में आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, या फिर अगर शॉर्ट में ये बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखें, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। अब बताऊं, अगर आप डेट या स्लोगन ठीक है में एक भी गलती करते हो तो पूरा आंसर आपका कमज़ोर पड़ता है। याद रखना, अगर इस तरीके सवाल में आप डेट या स्लोगन में थोड़ी सी भी गलती करते हो, 19-20 का भी फर्क करते हो ना, तो उसका पूरा आंसर आपका कमज़ोर पड़ जाएगा और आपको फिर आंसर क्या ही मतलब वहाँ पे मार्क्स क्या ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें लिखना क्या है, तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा तो दिया, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त और नेतृत्वहीन हो गया। इसमें जनता ने हिंसक रूप ले लिया और सरकारी इमारतों और संचार साधनों पर हमला किया। इसने ब्रिटिश शासन को स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में राज करना संभव नहीं है। यानी कि जब अगस्त की क्रांति हुई, यानी अब क्यों, क्योंकि इसका डेट ही था 8 अगस्त 1942। जब 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, तो उसका रीज़न ये था कि जो क्रिप्स इंडिया मिशन था या क्रिप्स मिशन था उसकी असफलताएं थी। और गांधी जी ने कहा था, तब उस समय गांधी जी ने कहा करो या मरो, डू और डाई। मगर क्या हुआ था कि इसके बाद कि जैसे ही ये नारा दिया गया तो महात्मा गांधी तो जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी के बाद मतलब उसमें तो महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुए थे, मगर और भी जो नेता थे उनके अरेस्ट होने के बाद ये आंदोलन एकदम मतलब बिना लीडरशिप के हो गया, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। हाँ, जिसमें जनता ने क्या किया कि हिंसक रूप यानी कि वॉयलेशन का रास्ता चुन लिया। अब मालूम ऐसा क्या होता है कि जब आपको कोई लीड कर रहा हो, जब आपको कोई डायरेक्शन दे रहा हो तो आप सही वे में काम करते हो, आप सही जगह अपनी बातों रख पाते हो, ठीक है, सही से रख पाते हो। मगर जब आपको कोई डायरेक्शन ही ना मिले तो आप जाहिर सी बात है वो काम भी कर दोगे जो आपको करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या हुआ था जिसमें कि जब पब्लिक भड़क गई, उसने वॉयलेंस को चुन लिया, तो उसने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, कम्युनिकेशन सोर्स को पर अटैक किया, जिससे ब्रिटिशर्स को ये क्लियर कर दिया कि अब आपका भारत पर राज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि अगस्त क्रांति नाम से जानी जाती है, इसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मतलब शुरू किया था। और उसका कारण क्या था कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ लीडर्स द मूवमेंट बिकम स्पॉटेनस एंड लीडरलेस, यानी कि वो लीडरलेस हो गया और उसको मतलब कोई डायरेक्शन नहीं था। विद द पब्लिक वॉलेंटी अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट मेड इट क्लियर टू द ब्रिटिश दैट रूलिंग इन इंडिया वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल। देन अब हम चलते हैं अगले सवाल अपने टॉपिक की तरफ। देन तो ये था कि असहयोग आंदोलन को समझाते हुए इसके वापस लिए जाने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। तो बेटा देखो,
अब क्या होता है कि बच्चे सिर्फ चौरी चौरा लिख देते हैं, लेकिन क्या मगर क्यों वापस लिया गया ये बताना भूल जाते हैं, ठीक है, या इसको लिखते ही नहीं हैं। तो अगर आप सवाल किया गया है कि असहयोग आंदोलन को समझाते हुए इससे वापस लिए जाने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। अब यहाँ से आपका लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट बनेगा और वेरी शॉर्ट बनेगा कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, ये बहुत शॉर्ट में कहेगा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के क्या मुख्य कारण थे, ठीक है। या अगर लॉन्ग में होगा तो असहयोग आंदोलन को समझाते हुए इसे वापस लिए जाने के कौन कौन से मुख्य कारण थे उनकी चर्चा करें। तो इसमें क्या करेंगे आप, हाँ इसमें करना क्या था कि पहले तो जो चीज़ पूछी गई है मतलब कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में, यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में हम पहले समझाएंगे ताकि अच्छे से उस पर हम लोग बता सकें, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन हुआ कब था हमारा, असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में। यह स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसमें सरकारी संस्थानों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और स्वदेशी यानी कि खादी राष्ट्रीय स्कूल को अपनाने पर जोर दिया गया। यानी कि जो असहयोग आंदोलन था जब ये किया गया तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि आप लोग कुछ भी हो जाए, जो बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भारतीय हैं, वो इसमें साथ दें। बच्चे ब्रिटिश सरकार की स्कूल में पढ़ने न जाएं। जो वकील हैं, जो जज हैं, वो कोर्ट में न जाएं, वो केस न लड़े, वो सुनवाई न करें। जो टीचर्स हैं वो स्कूल जाकर पढ़ाए नहीं, ठीक है, बल्कि उनकी जगह पर, और हाँ यहाँ तक कि जो उनके कपड़े हैं, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बने हुए कपड़े हैं, उनकी जगह पर आप खादी पहनो, आप हमारे भारतीय स्कूलों में जा पढ़ो, ठीक है। मतलब उन्हें हर तरफ से मतलब कोऑपरेट नहीं करना है। अब आते बेटा कि उन्हें वापस क्यों लिया गया था, कारण क्या था। तो इसे वापस ले जाने का मेन जो रीज़न था वो था चौरी चौरा की घटना जो 5 फरवरी 1922 में हुई थी। अब ये है कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। मतलब कि जहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वो लोग जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, मगर पुलिस को ये अच्छा नहीं लगा और उसने गोली चला दी, जिससे भीड़ ने थाने में आग लगा दी और कम से कम 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। और महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत के प्रति अडिग थे, वो पीछे नहीं हटे। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जनता अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है और उन्हें 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। समझ गए। तो असहयोग आंदोलन समझना है, फिर उसके बाद क्यों लिया गया था। तो इसकी जो मेन रीज़न था कि चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के एक जगह में एक शांतिपूर्ण गोली चलाई गई थी जिसपे कि पुलिस ने हमला कर दिया, यानी कि गोली चला दी और भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से कम 22 पुलिस वाले जल के मर गए। और गांधी जी ने देखा, और गांधी जी खुद अहिंसा के सिद्धांत पे, मतलब कि अहिंसा के थियोरी पे, उनके मतलब जो रूल्स उनके जो मतलब प्रिंसिपल थे उस पर टिके हुए थे। और उन्होंने ये भी देखा कि जनता अभी भी बिना किसी अहिंसक संघर्ष के लिए बड़े पैमाने पर तैयार नहीं है, और इस कारण से उन्होंने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो एक्सप्लेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड डिस्कस इन डिटेल द रीजन फॉर इट्स विड्रॉल। तो पहले तो हमें समझाना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, कि ये पहला लार्ज स्केल का मास मूवमेंट लॉन्च था जो गांधी जी ने किया था, ठीक है, स्वराज को लेने के लिए। और इसने बॉयकॉट किया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, कोर्ट्स का, फॉरेन क्लोथ्स का, एंड अडॉप्ट द स्वदेशी यानी खादी, नेशनल स्कूल्स जैसे चीज़ों को। इसको विड्रॉल करने का रीज़न तो इसलिए कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा में पुलिस ने, यूपी में पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन पे जो थे उन पर फायरिंग कर दिया था, जिसके कारण भीड़ को गुस्सा आया और भीड़ ने 22 पुलिस वालों को थाने में जला के मार दिया या थाने में आग लगा दी। ठीक है, और फिर महात्मा गांधी ने देखा कि जो
तो महात्मा गांधी फिर भी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर टिके हुए थे, पीछे नहीं हटे, और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर नहीं, उन्होंने इस फील किया कि जनता अभी भी बड़े स्केल पर नॉन वायलेंट को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने इससे मतलब वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। अब हम चलते हैं अपने और हाँ, अगर बेटा इसे वन लाइन में कहा जाए तो चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आप इसे भी डाल सकते हो, ठीक है। इतना पंचायत लिखने के बाद आखिर लिख सकते हो कि संक्षेप में कहा जाए तो चौरी चौरा की घटना के बाद, हिंसक घटना के बाद या हिंसक घटना के कारण, याद रखना, चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद अथवा चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, कि ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है। इसमें क्या था, देखो ये सवाल पूछता भी है, या तो शॉर्ट में पूछ लेगा या वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा या फिर लॉन्ग में पूछ लेगा, मगर पूछता तो है भाई। हाँ, कभी कभार किस्मत ने साथ नहीं दिया तो शायद न पूछे, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें हम बेटा देखो IMF और वर्ल्ड बैंक को उल्टा लिखा तो 0 लग सकता है, समझ गए। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक को तुमने उल्टा लिख दिया तो इस पे तुम्हारे एग्ज़ाम में 0 मार्क्स लग सकते हैं, मगर तुम्हें लिखना कैसे है ये समझ लो। तो हल्का सा इंट्रो देते हुए IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे तुरंत कूद जाना है। कैसे कि ये 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को कहा जाता है जिनकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स अमेरिका में हुई थी। इसमें कि IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक बने थे। तो अब ये IMF क्या है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग और भुगतान संतुलन की समस्याओं को अल्पकालिक ऋण देना, यानी कि ग्लोबल तौर पे जो मॉनेटरी हेल्प है उसको देना, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन देना। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देना, यानी कि युद्ध यानी कि वॉर के कारण जो देश तबाह हो गए हैं, जो मतलब ख़त्म हो गए हैं, उनको वापस से बसाने के लिए और डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना, ठीक है। जैसे अब देखो ये इंग्लिश में भी है, दे रेफर टू द टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन established in 1944 in Bretton Woods, USA, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक है। तो टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज, एंड वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वॉर टॉर्न एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अगर इसमें शॉर्ट में लिखना चाहो या समझना चाहो तो ऐसे कि IMF मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए और वर्ल्ड बैंक विकास के लिए कार्य करता है, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में, ठीक, कि जो पार्ट 3 होगा। हाँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखो, ठीक है, तो हिस्ट्री में फेल होने का डर ख़त्म और मार्क्स का कॉन्फिडेंस स्टार्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्ट्री पार्ट 3 एंड फाइनल क्लास में, जो हमारे हिस्ट्री का पोर्शन तो है मगर हिस्ट्री का फाइनल पार्ट होगा। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक्स और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे और भी लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें बताएँ, ठीक है। और जाते जाते एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब करते जाएं। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। चलिए बच्चों।